चलिए, अन्न रक्षा अध्याय, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान, चैप्टर 7 जो आप नंबरिंग में गिनते हैं उसका श्लोक नंबर 26 तक हुआ था, है ना। श्लोक नंबर 27 से बताना है। विष भुक्ता ये दद्याच शुद्धयो ऊर्ध्वम अधस्तथा सूक्ष्मं ताम्र रजा काले सक्षौद्रम धृद विशोधनम शुद्धे हृदि तथा शाणम हेमचूर्णस्य दापयेत। अब यहाँ पे ये बता रहे, जैसे पूरी उन्होंने कॉमन वाली चिकित्सा बता दी थी। आमाशयगत जो विष के लक्षण थे उसकी चिकित्सा, फिर पक्वाशयगत विष के लक्षण जो थे उसकी चिकित्सा, एक साथ में जो कॉमनली बताया जाता है। जैसे पेशेंट अगर आया, जस्ट इमरजेंसी मेडिसिन की कुछ भी आया, तुरंत क्या देना है वो उन्होंने बता दिया। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंट सेटल हो गया। अब आफ्टर दैट विष सेवित जो व्यक्ति है जो आया हुआ आपके पास में, स्टार्टिंग में वो करवा दिया। उसके उपचार के तुरंत बाद ही क्या करना है, ऊर्ध्व या अधा शोधन करवा देना है। क्योंकि पेशेंट किस कंडीशन में आ रहा है, फेंट भी हो सकता है, मे बी अनकॉन्शियस कंडीशन में आ सकता है, ठीक है, या थोड़ा भ्रम गिडीनेस में भी आ सकता है। तो वो चीज़ें आप टैकल करने के बाद में फिर अब आएंगे मेन ट्रीटमेंट पे। तो ऊर्ध्व या अधा शोधन करवा देना है। ऊर्ध्व शोधन में कौन सा आता है, वमन, वॉमिटिंग करा देंगे, ठीक है। आधा शोधन में कौन सा आएगा, विरेचन, या तो लूज मोशन की मेडिसिन दे दो या तो वमन की मेडिसिन दे दो, वो उसके बाद उसको शोधन हो जाएगा। मतलब जो विष बचा कुचा जो होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ताकि वो स्प्रेड ना होने पाए। आफ्टर दैट क्या करना है कि ताम्र चूर्ण का मधु के साथ हृदय शोधन हेतु प्रयोग करना है। ताम्र चूर्ण मतलब तांबा जो होता है उसका चूर्ण, मतलब ताम्र जो मेटल है उसको शुद्ध किया हुआ, वो उसका चूर्ण मधु के साथ में ये देना है हृदय शोधन के लिए। मतलब हृदय की विशुद्धि, उसका जो लेपन हुआ है हृदय का वो शोधन हो जाएगा, और उसी समय ही उसका उपयोग करवा देना। उसके बाद क्या करना है, हेमचूर्ण। हेमचूर्ण मतलब स्वर्ण, हाँ, स्वर्ण भस्म का चूर्ण 1 शाण मात्रा में लेना है। इन्होंने बताया हुआ है कि शाणम मतलब 1 शाण मात्रा लगभग 3 ग्राम होता है। इट इज़ बिग अमाउंट, ठीक है। लोग यूज़ करने में थोड़ा डरेंगे, लेकिन अगर विष है तो उससे तो बेटर है ना कि हम ट्रीटमेंट जो जितनी अमाउंट में दे रहे हैं। एक तो विष पी के ही आया इतना ढेर सारा अमाउंट, कितना अमाउंट पिया है इट डिपेंड्स कि पेशेंट बता रहा है या नहीं। अभी तो आप बिल्कुल ब्लैंक है ना कि कितना पिया हुआ है, ठीक है। तो ये औषधियाँ बताएंगे। पहले तो वो कॉमन मेडिसिन जो देनी है, जो 24, 25, 26 वाले श्लोक में बताया है वो। आफ्टर दैट आपको शोधन कराना है, वमन या फिर विरेचन, डिपेंड्स। और उसके बाद फिर मतलब जहाँ के सिम्टम दिखाई दिए होंगे आपको, अगर आमाशय के दिखाई दे रहे हैं तो आमाशय वाले शोधन करा दीजिए, तो वमन कराना है। पक्वाशय वाले दिखा रहे तो नहीं आते जो सर्प वाले होते हैं अभी इसमें नहीं, ये कॉमन, अभी ये अन्न रक्षा है, अन्न के विषय के बारे में चल रहा है अभी, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ताम्र चूर्ण देंगे, उसके बाद उसको हेमचूर्ण दे देंगे। ताम्र चूर्ण मतलब तांबे का और हेमचूर्ण मतलब स्वर्ण का। नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं जिस तरह कमल का, अब इसको मतलब एक उपमा दी गई हुई है। जिस तरह कमल के पत्तों पर पानी नहीं ठहरता है, उसी प्रकार जो स्वर्ण का अगर पान करा दिया जाता है तो विष के इफेक्ट नहीं दिखेंगे बॉडी पे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक इतना अच्छे से उपमा दी गई हुई है, जैसे कमल के पत्ते से थोड़े शाइनी और ऑयली नहीं होते हैं, तो उस पर पानी की बूंदें नहीं दिखाती, बट ड्यू ड्रॉप ऐसे दिखता है, वो सरकता रहता है। जैसे एक और भी एक पत्ता होता है, आपको याद होगा, अरवी, घुइयाँ, उसके पत्ते भी जो होते हैं उसमें भी पानी नहीं टिकता है। उसकी आयु अधिक लंबी होती है जो स्वर्ण का पान करता रहता है, मतलब स्वर्ण का उपयोग करता रहता है। और गर्विष में भी यही विधि उपयोग होती है। मतलब अगर गर्विष आया हुआ है, अगर गर्विष पिया हुआ कोई पेशेंट है तो वो भी, गर्विष मतलब और दूषी विष मतलब दोनों अलग अलग हैं। दूषी विष मतलब दूर, ऐसा याद करना, मतलब बाद में कहीं इफेक्ट दिखेगा, दूषी विष, ठीक है। गर्विष मतलब एक इंस्टेंट इफेक्ट दिखने वाला जो विष होगा वो गर्विष कहते हैं। अब आते हैं विरुद्धाहार। इस चैप्टर में अन्न के विष युक्त होने के लक्षण, उसकी चिकित्सा, उसका पान किया हुआ अगर कोई, मतलब अगर खा लिया है विष युक्त अन्न तो उसकी चिकित्सा, और उसके साथ में विरुद्ध अन्न बताया हुआ है। इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। संहिता इतनी सुंदर रूप से लिखी गई हुई है कि मतलब अब इसके बाद अगर विरुद्ध अन्न बता रहे हैं, इट मीन्स कि विरुद्ध अन्न भी एक विषयुक्त ही है, उसको आप उसके अंडर में ले सकते हैं, ठीक है। विरुद्ध आहार का यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, मतलब ऐसा समझिए कि विरुद्ध आहार की एक उपमा बताएगी। विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विष गरोपमम, मतलब इसको विष और गर विष जैसा ही समझिए। विरुद्ध अन्न जो इनकम्पैटिबल फूड होता है, ठीक है, जिसका विरुद्ध संयोग विरुद्ध होगा, द्रव्य विरुद्ध होता है, ऐसे संस्कार विरुद्ध, मतलब ऊट पटांग तरीके से बना के खिला दिया, जैसे हनी चिली पोटैटो
है ना। हनी को अग्नि से संयोग नहीं कराते हैं, लेकिन हनी को उसमें डाल के उसके बाद खिलाया जाता है। जैसे अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है वेट लॉस करने का, हनी गर्म पानी में मिक्स करके, दिस इज ऑल्सो विरुद्धान्य। ठीक है, दुष्टि होनी ही होनी है बॉडी में। अब देखिए श्लोक नंबर 30 नंबर का देखेंगे। विरुद्ध, मांस के साथ में कौन कौन सी चीजें विरुद्ध होती? मांस के साथ में उड़द, शहद, दुग्ध, विरूढ़ मतलब अंकुरित धान्य जो होते हैं, जो स्प्राउट्स होते हैं वो, और बिस, बिस का अर्थ होता है कमल नाल। विष और बिस दोनों में बहुत डिफरेंस है। शब्द का इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, प्लस लेटर भी अलग यूज़ हुए हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। विष मतलब पॉइजन, और बिस मतलब कमलनाल जो स्टिक होती है लोटस की वो। मूली और गुड़, इनमें से किसी के भी साथ में आनुपमांस मतलब जो जलचर प्राणी के जो मांस होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हुई? उड़द, शहद, दुग्ध, अंकुरित धान्य और कमलनाल, मूली और गुड़, इन सबको आप मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, या अगर वो जलचर प्राणी के पक्षी मांस बनाए जा रहे हैं तो। विशेष रूप से दूध के साथ में मछली का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मतलब अगर मत्स्य कुछ भी बना रहे हैं अगर नॉनवेज में कोई, तो मछली की कोई तो प्रिपरेशन अगर बना रहे हैं कोई डिशेस, तो उसमें दुग्ध का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिस इज कम अंडर इनकम्पैटिबल फूड, विरुद्धन्य। इनमें से भी चिलचिम मछली, जो एक चिलचिम नाम की मछली, आई डोंट नो अबाउट दैट कि वो दिखती कैसी है, बस नाम उन्होंने बताया हुआ। अभी इस एरा में क्या कहते हैं उसको, किस किस मछली को चिलचिम मछली कहेंगे, वो नॉन वेजिटेरियन जाने। ठीक है, तो उस विरुद्ध उसका उपयोग तो बिल्कुल भी विरुद्ध माना गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 31 नंबर का श्लोक देखिए। अम्ल द्रव्य के साथ में भी दुग्ध का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब खट्टे जो फल हैं या खट्टे जो द्रव्य हैं उनको भी दूध के साथ में वाले जो रायता खाते हैं वो होता है दूध इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल है। और बहुत सारी खाते ऐसे समाज में धारणाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है दिस वी आर डूइंग वेरी राइट थिंग, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, इसका असर बाद में दिखेगा, बाद में बिल्कुल दिखेगा। गर्विश विरुद्धन्य, गर्विश नहीं, दूषी विष की तरह इसका इसका असर डेफिनेटली बाद में ही दिखेगा। ठीक है, किस रूप में आएंगे? किस रूप में आएगा? जैसे व्याधि के कोई लक्षण आ सकते हैं। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते थे फिर भी मुझे ये बीमारी हो गई। कुछ भी खाते ऐसा हो नहीं सकता। विदाउट एनी कॉजेटिव फैक्टर यू कैन नॉट सी एनी डिजीज। ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर चाहे दूर का हो, सन्निकृष्ट निदान होता है और एक विप्रकृष्ट निदान होता है। सन्निकृष्ट मतलब तुरंत खाया तुरंत इफेक्ट दिख गया, ये सन्निकृष्ट ये पॉजिटिव फैक्टर हेतु बताया। विप्रकृष्ट मतलब बहुत दिन से खाते चले आ रहे थे, खाते चले आते और अचानक से हुआ। आज आपने ढेर सारा गुड़ खा लिया, कल आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, वो सन्निकृष्ट हेतु नहीं होगा, वो विप्रकृष्ट है। बहुत दिनों से खा रहे थे, ऊट पटांग खाए जा रहे थे, जबकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। वो ग्राम्याहार, दधी, इस तरीके से खाने के बाद में डायबिटीज़ बताया हुआ है, प्रमेह का सिम्टम दिखेगा, है ना। तो ये अचानक से नहीं होगा विरुद्धन्न खाने से, ये कंटिन्यू खाए। मेरी तो आदत है रात में दही खाना, या मेरी तो आदत है कि मैं मिल्क शेक पी लेती हूँ, तो उसके बाद क्या होता है ना, स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि इनकम्पैटिबल फूड है, वो धातुओं को, स्रोतसों को ब्लॉक ज़रूर करेगा। स्रोतस ब्लॉक हुए तो प्रॉपर तरीके से धातुओं को नरिशमेंट मिलती नहीं, और मोस्टली जो स्किन की प्रॉब्लम होती है वो ये मिल्क शेक वगैरह से ज़्यादा दिखेंगी आपको। ठीक है, दूध के साथ में अम्ल द्रव्य बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। ये जो शेक वगैरह फ्रूट शेक बनाते हैं, ओनली मैंगो यूज़ करने के लिए बोला हुआ है मिल्क के साथ में, वो भी पका हुआ राइप्ड मैंगो जो होता है, वो प्रॉपर राइप्ड मैंगो। इस प्रकार फल के भी किसी के साथ में कोई भी फल हो दूध के साथ में विरुद्ध माना गया हुआ है। कुलथ, कुल्थी एक दाल तरीके की आती है वो। चणक, चना। कंकु एक द्रव्य, एक आहार द्रव्य है ये भी। वल्ल मतलब सेम, और मकुष्ठ, मोठ। मकुष्ठ का आप अभी यहाँ पे तो नहीं देखते होंगे। मोठ मतलब महाराष्ट्र में एक वो बनाते हैं लोग, एक डिश बनाते हैं जिसमें ये चीज़ पड़ती है, मकुष्ठ। ये मूंग दाल जैसी होती है, थोड़ी सी छोटी साइज़ में होगी और ब्राउन कलर की होती है, प्रॉपर ब्राउन कलर की होती है, इसे मोठ कहते हैं। ये भी बहुत निकृष्ट बताया गया हुआ है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। इसका भी उपयोग दूध के साथ में नहीं किया जाता। क्या क्या? कुल्थी, चना, कंकु, वल्ल मतलब सेम, और मोठ। ठीक है, इन सभी में भी दूध नहीं मिक्स करेंगे। हरितक वर्ग और दूध जो होता है, हरितक वर्ग मतलब मूली इत्यादि, इसको हरितक वर्ग में। अभी अन्न स्वरूप विज्ञान अध्याय सब पढ़ा ना आपने,
वर्ग में डिवाइड किया गया हुआ है, शाक वर्ग, शिंबी वर्ग, हरितक वर्ग, औषधि वर्ग, ऐसे बताया गया हुआ उसमें। तो उसमें हरितक वर्ग जो हैं उसमें जैसे मूली इत्यादि जो आते हैं वो भी दूध के साथ में सेवन नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें 33, 34, 35, 36 नंबर का श्लोक जो है, और भी बहुत सारे विरुद्ध इसमें बताए गए हैं, उनको शॉर्ट में ही बता दिया गया हुआ है। बाकी इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंग ये मैच कर रही है। जैसे अभी आपने मिल्क शेक के बारे में पूछा, लोग खाते हैं, फ्रूट रायता खाते हैं, है ना, फ्रूट वो दूध के साथ में मिक्स करके, कस्टर्ड, है ना, वो चीज़ें वो सब विरुद्ध में ही आती हैं। सूअर के मांस के साथ में श्वाविधा मतलब सेही का मांस, ठीक है, ये विरुद्ध है। दही के साथ में पृषत और कुक्कुट मांस नहीं खाना चाहिए। पृषत मतलब वो पिसे हुए जो अजीब से होते हैं वो, कुक्कुट का मांस मतलब, कुक्कुट मतलब हाँ मुर्गे का मांस, ये दही के साथ में नहीं लिया जाता। जबकि अभी जितने भी नॉनवेज होते हैं, अभी जैसे बिरयानी वगैरह भी बनती है, मैंने देखा हुआ है, उसको मैरिनेट भी दही में ही करते हैं, है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना है। पित्त के साथ आम मांस मतलब कि पित्त के साथ में अपक्व मांस जो है वो, उड़द सूप मतलब यूश के साथ में मूली, ये सारे विरुद्ध के एक बताए गए हुए हैं कि ये सब स्पेशली मना है। अवी मतलब भेड़ मांस के साथ में कुसुम्भ शाक, कुसुम्भ कुसुम्भ किसे कहते हैं, सूरजमुखी, ठीक है, उसका शाक वो भी मना है। बिस के साथ में, बिस मतलब कि कमलनाल, उसके साथ में विरूढ़क धान्य, जैसे कमलनाल के कोई सब्जी बनी है उसके साथ में विरूढ़क जैसे कुछ ये स्प्राउट वगैरह डाल दिए, वो भी तो विरुद्ध ही बताए गए हैं। माश सूप, माश मतलब कि उड़द, उसका सूप बनाकर गुड़ दूध दही घृत के साथ में, लकुच बड़हल का फल पता होगा तुम्हें, बड़हल पता है उसका फल, ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा इनकम्पैटिबल होता है। तक्र दही ताकफल के साथ में कदली फल, कदली क्या होता है, ठीक है, तक कदली फल, अरे तुमको पता नहीं है कदली फल, केला की तो बोलते हैं कदली फल, कदली फल मेवा, अरे गाना नहीं है तुमने सुना नहीं है, पागल हो। तक्र दही ताकफल, इन ताल फल और कदली, इन सब के साथ में मतलब ये कॉम्बिनेशन भी इनकम्पैटिबल है। पिपली मरीच का चूर्ण मतलब पिपली और काली मिर्च का चूर्ण, मधु मतलब हनी और गुड़, इनके साथ में काकमाची, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी शाक है काकमाची, इतनी छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, वो भी ऐसे ट्रायंगल शेप में बनी होती, मतलब ये ऐसे पान शेप में बनी होती है, नुकीली होती है ऊपर, इतनी छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं। जिस पात्र में मछली या सोंठ पकाई हो उसमें पकाई गई काकमाची, या फिर किसी भी पात्र में पकाई गई परंतु रात्रि पर्यंत बासी काकमाची बिल्कुल भी नहीं, मतलब बासी काकमाची बिल्कुल भी नहीं खानी है। या फिर जिस पात्र में मछली और सोंठ पकाई गई हो उसमें भी काकमाची कभी नहीं बनाना है। इस तरीके से उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जो है वो इनकम्पैटिबल फूड के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। 37 नंबर का श्लोक देखिए, मछली को पकाने के बाद बचे हुए तेल में पिप्पली कभी सिद्ध नहीं करनी चाहिए। ये होती रही होंगी उस टाइम पे, इस वजह से इन्होंने ऐसा बताया है कि जैसे मछली आपने फ्राई कर ली, वो तेल बचा हुआ है, चलो पिप्पली भी इसी में फ्राई कर लेते हैं, वो काम कभी नहीं करना है, वरना वो पात्र जो है वो खराब, वो पात्र मतलब वो जो पिप्पली है वो खाने योग्य नहीं रहेगी। कांस्य पात्र में 10 दिन रखे गए घी का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे जब घी को सिद्ध करते हैं, वो शतधौत घृत बनाते हैं, तो उसमें बताया गया कांसे का पात्र यूज़ करिए। लेकिन अगर घी को कांसे के पात्र में 10 दिन तक रख दिया गया है तो वो भी विरुद्धन्न में आ जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। मोस्टली क्या कौन सा वो धातु बताया है कि आप कांच में रख लीजिए, बेटर, किसी से रिएक्शन ही नहीं होगा उसका, है ना। अरुष्कर मतलब भल्लातक के साथ उष्ण वीर्य द्रव्य का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भल्लातक इट्सेल्फ अ वेरी उष्ण द्रव्य, तो उसके साथ में अगर और भी उष्ण द्रव्य होंगे तो और भी ज़्यादा वो इनकम्पैटिबल बताया हुआ, खराब ही माना जाता है। शूल में लगाकर भुना हुआ भास पक्षी का मांस, भास पक्षी एक होता है, उसका मांस कभी भी शूल में लगाकर नहीं भूनते हैं, ठीक है। और तक्र साधित कंपिल्लक, कंपिल्लक आपने पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में आता है कंपिल्लक, वो ईंट के चूर्ण के जैसा होता है, एक फल की रज है, ऊपर का वो डस्ट होता है, वो फ्लावर के ऊपर की डस्ट होती है, एकदम बहुत हल्का होता है, पानी में तैरता है, वो इतना हल्का होता है, उसको तक्र के साथ कभी सिद्ध नहीं करना है। और दूसरा
भास पक्षी का मांस को कभी कबाब बना के नहीं खाना है। कबाब मतलब वो सूल में लगाकर, सींक में लगा के जो खाते हैं। दूध, सुरा मतलब मद्य और खिचड़ी, इन तीनों का एक साथ में उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसका एक दूसरे तरीके से बताते हैं कि दूध का खिचड़ी के साथ में भी उपयोग नहीं करना है, सुरा का भी खिचड़ी के साथ में उपयोग नहीं करना है। मतलब एक कॉम्बिनेशन। तो खाते हैं ना जो दूध वाली खिचड़ी होती है। दूध वाली खिचड़ी कौन सी? वो नहीं बनाते हैं, राइस का बनाते हैं खिचड़ी, एक बनती है मेरे यहाँ। दूध खिचड़ी वो खीर है पगली, मिला के, हाँ। वो खीर, नमक नहीं पड़ता होगा उसमें। नहीं, वो एक होता है कि दूध वाली वो खिचड़ी बनती है, दूध वाली खिचड़ी। हाँ। अब पता नहीं, अगर उसमें नमक मिल गया है तो इट मीन्स कि वो अम्ल और लवण रस का उपयोग कभी भी दूध के साथ में करते नहीं है, तो वो तो इनकम्पैटिबल डेफिनेटली हो गया। अगर वो खिचड़ी बता रहे हो, जैसा आप बता रहे हो राइस डाल के दूध बनाता है, तो वो तो खीर होती है, शायद आप नाम उसका वही बता रहे होगे। मीठी तो होगी तो बेटर है वरना दूध के साथ में नमक या फिर अम्ल द्रव्य नहीं यूज़ करना है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मधु, सर्पी, वसा, तैल और पानी, इनका 2-2 या 3-3 या सभी एक साथ में सम मात्रा में नहीं यूज़ करना है। घी, तेल एक साथ में नहीं यूज़ कर सकते, समान मात्रा में। घी और वसा यूज़ नहीं कर सकते, समान मात्रा में। इसीलिए जब च्यवनप्राश भी बनता है तो उसमें घृत, तैल सब पड़ता है, दोनों पड़ता है, लेकिन असमान मात्रा में पड़ता है। मधु और सर्पी भी समान मात्रा में नहीं लेना है, या 3-3 के कॉम्बिनेशन भी नहीं लेना है। इसमें 4 चीज़ें बताइए, कौन सी? मधु, सर्पी, तैल और घृत तो सर्पी ही है ना, पानी। ठीक है, इन सब को जो है एक साथ में या फिर 2-2 के कॉम्बिनेशन या 3-3 के कॉम्बिनेशन में कभी भी एक साथ में उपयोग नहीं करना है। ठीक है, एक श्लोक और लेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करेंगे। श्लोक नंबर 40 देखो, मधु और घृत भिन्न मात्रा में होने पर भी यदि अनुपान अंतरिक्ष जल दिया जाए तो विरुद्ध होता है। मतलब अगर मधु और सर्पी दोनों अलग अलग मात्रा में कर दो, भिन्न मात्रा में, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा ज़्यादा लो, उसके बाद अगर अंतरिक्ष जल पी लिया जैसे इनके अकॉर्डिंग, तो वो भी विरुद्धंड में आएगा। मधु और पुष्कर बीज और मधु और मैरेय व शार्कर मतलब शर्करा से बना हुआ मध्य, यह भी विरुद्ध माना गया कॉम्बिनेशन जो है। मधु और पुष्कर बीज, पुष्कर बीज पता है, कमल के बीज को ही मानो उसको। ठीक है, और मधु मतलब यहाँ जहाँ भी मधु मैंने बोला वहाँ पे हर जगह हनी ही आएगा। ठीक है, मधु, मैरेय मतलब कि खरजूर का मध्य, या फिर मधु और शर्करा से बना हुआ मध्य, इन सब के साथ में कंपैटिबल होता है, मतलब ये विरुद्ध माना जाएगा। क्षयरेय मतलब क्षीर से बना हुआ खीर, जो मैंने खीर की बात की उसको क्षयरेय बोलते हैं, संस्कृत नेम है। इसके मंथ के अनुपान के साथ में और हरिद्रा कटु तेल के साथ में, हारिद्र मतलब जो शाक वर्ग है, हारिद्र एक उसमें द्रव्य है, उसका कटु तेल के साथ में ये विरुद्ध माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके आयुर्वेद में बताए गए हैं जो आप जानते हो कि बहुत नॉर्मल है, अरे ठीक है सब तो खा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी अगर डाउन हुई तो व्याधि का सिम्टम लेके अवश्य आएगा। ठीक है, अब मधु और घृत के बारे में जो बात हो रही है असमान मात्रा में, लेकिन जब आप काश्यप संहिता पढ़ेंगे या फिर आप सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, जब वहाँ पे बेबी तुरंत पैदा होता है तो उसको मधु और घृत दोनों साथ में चटाया जाता है। ठीक है, बच्चा पैदा हुआ तुरंत विष दे दिया, वृद्धा ने दे दिया। दिस इज द थिंग। जैसे आप बच्चे पैदा होते हैं तो BCG लगाते हैं। व्हाट इज दिस BCG? अब वायरस का ही तो है ना, मतलब वो एटेन्यूएटेड वायरस ही तो है उसमें, आप वायरस ही तो बच्चे में इंसर्ट कर दिए पैदा होते ही। सेम थिंग वही हमारा आयुर्वेद भी पहले इतने साल पहले बता गया। वह मधु और सर्पी दे दो उसको, ताकि वो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज ने फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनानी है वो अब वो और एक्टिवेट हो जाए, है ना। विष रूप में उसको आप विष अगर लेंगे, मतलब जैसे मधु और सर्पी वैसे भी समान मात्रा में विष ही माना जाता है, उसके हथेली के बराबर, बच्चे के हथेली के बराबर की मात्रा में देना रहता है, तो उस समय वो रहता है। इसलिए बोला गया हुआ है कि वो भी बच्चे के अंदर जब जाएगा तो एंटीबॉडीज एक्टिवेट करता है फास्ट, है ना, इसलिए बताया गया है। समझ में आया? तो हर चीज़ें अपनी जगह पे एकदम एक्यूरेट बताई गई हुई हैं। नेक्स्ट लेक्चर अगले टाइम पे। थैंक यू।